हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बिहार तथ्य संग्रह, जो कि होगा आपका एडिटोरियल बुक के थ्रू होगा। बिहार तथ्य संग्रह में आज का टॉपिक हम देखेंगे कि मध्यकालीन बिहार का इतिहास को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, मध्यकालीन बिहार के इतिहास में जो है आपका तुर्क शासन में बिहार को बांटा गया है। स्थानीय वंश जैसे कि कर्नाट वंश के शासन में बिहार को बांटा गया है। अफगान शासन में बिहार मतलब कि शेरशाह सूरी के शासन में बांटा गया है। सल्तनत काल में बिहार बांटा गया है और गुप्त काल में बिहार को बांटा गया है। ये सभी जो होता है आपका मध्यकालीन बिहार के इतिहास के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे हम कि तुर्क शासन में बिहार, तो देखेंगे कि तुर्क शासन में कौन था, तो बख्तियार खिलजी को देखेंगे। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे जाता है, तो बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी जो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे राज्यों का शासन था। बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतीपुर बिहार शरीफ के विजय थी, जो कि आपका 1158 ईस्वी में हुआ था। और बख्तियार खिलजी ने ओदंतीपुर के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दी थी। तो देखिए, एक कहाँ का शासक था, तो बख्तियार खिलजी तो था आपका तुर्क शासक था। तो बख्तियार खिलजी जो था आपका तुर्क शासक था। और जो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के कौन था, तो दास था। और जब बख्तियार खिलजी 1158 ईस्वी में ओदंतीपुर को विजय प्राप्त किया था, तो ओदंतीपुर के साथ साथ इन्होंने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। तो ओदंतीपुर के साथ साथ आपका नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। और इन विश्वविद्यालयों में इन्होंने आग लगवा दी थी। मतलब कि जो बिहार के पढ़ने वाले जितने केंद्र थे, ओदंतीपुर बिहार के पढ़ने वाले ही केंद्र था, नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने वाला केंद्र था, और विक्रम विश्वविद्यालय भी जो था आपका पढ़ने वाला केंद्र था। बिहार में एक बहुत बड़ी संस्था पढ़ने वाली थी उस टाइम, और उसके बख्तियार खिलजी के द्वारा जो था आग लगवा दिया था। ये तो गधा था ही, और पढ़ने के ऊपर भी बैन लगा दिया। आगे देखते हैं कि उसने 1203 से 4 ईस्वी में नदिया किसको बोला गया, तो बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक जो था आपका लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर कर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौतिया को अपनी राजधानी बनाया था। तो ध्यान दीजिएगा कि जब नदिया को इसके द्वारा बख्तियार खिलजी के द्वारा जब नदिया पे चढ़ाई किया गया, तो नदिया में जो था सेन वंश का शासक था, लक्ष्मण सेन था, बिना लड़े ही भाग गया। और बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर करके लखनौतिया को राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है। आगे देखेंगे कि बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी, और उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं कि स्थानीय वंश का शासन, जो कि आपका कर्नाट वंश आता है। ये बिहार के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला है कि मिथिला के कर्नाट वंश, पाल वंश के पतन के दौरान तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ था। और कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, तो नान्यदेव थे। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्नाट वंश के शासक कौन थे, तो संस्थापक कौन थे, तो नान्यदेव थे। कर्नाट वंश की राजधानी जो था आपका सिमरावगढ़ था, जो वर्तमान में आपका नेपाल में मिलता है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंहदेव ने उसे नजरान, देखिए बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था, तो नरसिंहदेव था। नरसिंहदेव ने नजरान या भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चल रहा था। तो देखिए, कर्नाट वंश का जो था आपका सेन वंश से संघर्ष चल रहा था। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है। एक जो आया था आपका तुर्क शासक जो था आपका बख्तियार खिलजी आया था बिहार में आक्रमण करने के लिए। एक जो था आपका सेन वंश था, और एक जो था आपका कौन सा था, कर्नाट वंश था। तो कर्नाट वंश का दुश्मनी किसके साथ चल रहा था, तो सेन वंश के साथ संघर्ष चल रहा था। और बख्तियार खिलजी का जो था आपका सेन वंश के साथ दुश्मन था ही, क्योंकि ये आक्रमण करने आया था। तो देखिए, दुश्मन
देखिए ये भी इसका दुश्मन था, ये भी एक इसका दुश्मन था, तो ये दोनों जो था आपका दोस्त बन गया। तो दुश्मन का दुश्मन क्या बन गया, दोस्त यहाँ पे बन गया। आगे देखते हैं कि ये किसका बोला है कि कर्नाट वंश का जो था आपका सेन वंश के साथ संघर्ष चल रहा था, जिसकी वजह से नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी को नजरान या भेंट दे करके सहयोग किया था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगन ने के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामीमन में आपको देखने को मिलता है। समानतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था। मतलब कि दिल्ली के सुल्तान जो था और दिल्ली के सुल्तान और कर्नाट वंश के साथ जो था ये संबंध जो था आपका नजराना एवं भेंट का था। परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक जो था आपका हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव जो था आपका 1279 से 1335 में 1335 समाज सुधारक भी थे और हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रथा का विकास हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा कि पंजी प्रथा का विकास किसके समय चालू हुआ था, तो हरि सिंह के समय जो था आपका पंजी प्रथा का विकास हुआ था और हरि सिंह जो थे आपका कर्नाट वंश का अंतिम शासक थे। मैथिली भाषा का विकास भी आपका कर्नाट वंश के दौरान ही हुआ था। नेक्स्ट आते हैं कि सल्तनत काल में बिहार। तो देखते हैं कि दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार के रूप में मलिक जानी को नियुक्त किया था। तो एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि इल्तुतमिश ने बिहार के प्रथम सूबेदार कौन था, तो मलिक जानी। इल्तुतमिश के समय बिहार के प्रथम सूबेदार कौन था, तो मलिक जानी को नियुक्त किया गया था। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तान का वास्तविक नियंत्रण हुआ, जो कि आपका 1324 से 25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। तो जब कर्नाट क्षेत्र पे तुगलक वंश के द्वारा विजय प्राप्त कर लिया था 1324 और 1325 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी बंगाल अभियान 1559 के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए और राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उनके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण भी मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी आपका बिहार शरीफ था। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी आपको बिहार शरीफ देखने को मिलता है। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट देखेंगे कि तुगलक काल में बिहार के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का था, जो मलिक बयां कहलाते थे और इसका मकबरा आपका बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित था। 13वीं शताब्दी के मध्य मिन्हाज-ए-सिराज कौन सा, तो 13वीं शताब्दी के मध्य में मिन्हाज-ए-सिराज की रचना तबकाते नासिर में बिहार नाम का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। आगे देखेंगे कि अफगान शासक में बिहार। तो देखेंगे कि सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया था। तो सिकंदर लोदी ने 1495 ईस्वी में दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र कौन बना था, तो बहार खान नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया था और बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इस अफगान को पराजित कर दिया था और घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं घाघरा युद्ध के बाद बोला गया है। आगे देखेंगे कि शेर शाह सूरी का प्रचलित देखेंगे, जो कि बिहार में शेर शाह सूरी एक बहुत ही प्रचलित शासक रह चुका है। कि शेर शाह सूरी का जन्म आपका 1486 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता हसन खां जो कि आपका सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह के बचपन का नाम जो था आपका फरीद खां था और बहार खान नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शेर खां ने
शेर खान ने नुहानी के पतन के बाद बहार खां की विधवा कौन थी? तो लाड मलिक से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन में कर लिया। उसने बाद में मोहम्मद शाह की विधवा कौन थी? तो विधवा दुद्दू बेगम को से भी विवाह कर लिया था। शेर खान ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। और देखिए सूरजगढ़ की लड़ाई कब किया गया था? तो 1534 में, और 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित करके भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। आगे देखेंगे कि शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक रूप में देगा। आगे देखेंगे कि 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेर खां की उपाधि धारण की। और 1540 ईस्वी में कनौज, जो कि आपका बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में जो है आपका सूरवंश की स्थापना किया था। तो 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और शेर शाह की उपाधि धारण किया था। और आपको बता दें कि 1540 ईस्वी में कनौज बिलीग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूरवंश की स्थापना कर दिया था। और देखेंगे कि 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसके वर्णन आपका अब्दुल्लाह के तारीख़े दाऊद में आपको देखने को मिलता है। शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 ईस्वी में मरवार विजय और 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गया था। आगे क्या बोला गया है कि शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक सत्यप्रथा स्थापित कर इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण करवाया था। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया और कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित करवाया था। शेर शाह ने बिहार में रोहतास किले भी बनवाया और शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित करने दिया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपना लिया था। जब्ती प्रणाली को बाद में जो था आपका अकबर के द्वारा भी अपनाया गया था। शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में भी व्यापार सुधार किए थे। आगे देखेंगे कि शेर शाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया और चांदी का रुपया और तांबा का जो था आपका दाम प्रचलित करवाया था। शेर शाह के बाद उसके पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में सूरवंश जो था आपका 3 भागों में बट गया, जो कि 1555 ईस्वी में मछीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूरवंश का अंत कर दिया था। नेक्स्ट देखेंगे आपका चेरो वंश कि पाल वंश के पतन के पश्चात आपका बिहार के क्षेत्र में स्थानीय राज्यों का उदय हुआ था। इन्हीं राज्य में एक प्रमुख राज्य कौन था? तो चेरो का था। चेरो राज्य का क्षेत्र आपका शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू तथा वाराणसी का क्षेत्र था। चेर वंशों की स्थापना आपका 12वीं शताब्दी में हुआ था। चेर वंशों का मुख्यालय आपका कहाँ में था? तो बिहियां भोजपुर में था। और 1607 ईस्वी में चेरो एवं उज्जैनों के बीच एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी जिसमें चेरो की जीत हुई थी। इस वंश का प्रमुख शासक आपका मेदिनी राय था, जो कि आपका 1658 से 1674 तक रहा था। आगे देखेंगे कि मुगलों के प्रभाव से इस वंश का धीरे धीरे पतन होते चला गया। अब देखेंगे हम कि बिहार में देखेंगे मुगल शासक क्या क्या बोला गया है कि शेर शाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूरवंश का सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से 56 ईस्वी में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गया। और दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां कारा रानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ था। आगे देखेंगे कि अकबर के समय में बिहार, तो ताज खां कारा रानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां
कारा रानी ने इसका विरोध किया था। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया और 1576 ईस्वी में पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा था। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ और 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया था। अकबर द्वारा मुनीम खां का बिहार का गवर्नर बनाया गया था। तो ध्यान दीजिएगा कि अकबर के द्वारा किसको, तो अकबर के द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया था। आगे देखेंगे कि अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति, जो कि आपका 1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक बनाया, जिसमें मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। आगे देखेंगे कि मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया था। तो मानसिंह के समय जो था आपका बिहार में रोहतास को आपका राजधानी बनाया गया था। आगे देखेंगे कि जहांगीर के समय बिहार को देखेंगे तो देखेंगे कि जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ था। इस क्षेत्र से मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1681 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद वह यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा था। नेक्स्ट देखेंगे कि अकबर के समय बिहार, तो देखेंगे कि औरंगजेब के समय बिहार देखेंगे तो औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया था। अजीम ने पटना का नाम जो था आपका अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण किया था। पटना का नाम बदल करके अजीमाबाद किया था और जो था उसको सौंदर्यीकरण किया था। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुख शेर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज अभिषेक बिहार में हुआ था। और शाह आलम द्वितीय का भी जो था आपका विविधता राज अभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में हुआ था। तो दो मुगल सम्राट का जो था राज अभिषेक पटना में हुआ था। एक आप फर्रुख शेर को बोल सकते हैं और एक बोल सकते हैं आपका शाह आलम द्वितीय को। आगे देखेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु जो था आपका 1707 ईस्वी के बाद 1707 ईस्वी के बाद कमज़ोर होती मुग़ल सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी तक बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। शुजाउद्दीन ने 1733 ईस्वी में बिहार को बंगाल में मिला लिया और उसने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया और 1739 ईस्वी में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना था। आगे देखेंगे अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध कब हुआ था, तो 1740 ईस्वी में हुआ था और सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपया देकर के अपनी पद को अस्थायी बना लिया और 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र का जो था आपका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा था। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि सिख धर्म में बिहार। तो देखिए बिहार सिख धर्म और बिहार, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव थे, जिनका जो था सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, जिसमें से 10 सिख गुरुओं में से गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह का संबंध जो था आपका बिहार से था। गुरु नानक ने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की। वे बिहार का भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु हुए थे। और सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे, तो सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर भी सासाराम की यात्रा किए थे, गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ से अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे। किसको, तो गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो माँ बनने वाली थी। यही पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और देखेंगे कि सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो था आपका पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ। और गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने और 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसका निर्माण आपका महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। इसे श्री पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी प्रकार जो है हम आपका जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास को कवर करा लिए। नेक्स्ट वीडियो से जो था आपका बिहार का आधुनिक बिहार की इतिहास देखने को मिलेगा। और आपको बता दें जो हमारा चैनल है
जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है, उससे जा करके जुड़िए और ये सभी वीडियो को आप एक बार कंसंट्रेट होकर के सुनिए, क्योंकि आपको बिहार एसएससी में क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल जा रहा है। बिहार एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिए अप्रोक्स जो है बिहार एसएससी में कम से कम 25 प्लस, कम से कम 20 से 25 के आसपास जो है बिहार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपका करंट अफेयर सम्मिलित होगा। तो एक बार आप ज़रूर इसको कवर करें और इसी तरह से जो है हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।